भारत माता की वंदे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है APQP। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ APQP? APQP क्या होता है? APQP स्टैंड्स फॉर एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। एडवांस्ड, ये एडवांस नहीं होता, एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग होता है APQP। इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ डिफाइनिंग एंड एस्टैब्लिशिंग द स्टेप्स नेसेसरी टू एश्योर दैट आर प्रोडक्ट्स सेटिस्फाई कस्टमर। इट स्टार्ट विद कस्टमर ऑर्डर। मतलब APQP हमारे कस्टमर ऑर्डर से स्टार्ट होता है और ये इस बात को इंश्योर करता है कि हमारे जो कस्टमर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे हमारे को समझ में आ गए और हम उसको फुलफ़िल करने के लिए रेडी हैं और उसको हम फुलफ़िल कर सकते हैं। तो APQP की हिस्ट्री क्या होती है? Advanced Product Quality Planning is a process developed in the late 1980s by the commission of experts who gathered around the big threes of the US automobile industry, Ford, GM and Chrysler। इसको लेट 1980s में बनाया गया था, बिग थ्री के द्वारा बनाया गया था। बिग थ्री जैसे कि आप जानते हैं US ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है फोर्ड, GM, जनरल मोटर और क्रिसलर, इन तीनों ने मिलकर इसको डेवलप किया था। फोर्ड मोटर कंपनी पब्लिश्ड द फर्स्ट एडवांस्ड क्वालिटी प्लानिंग हैंडबुक फॉर सप्लायर इन द अर्ली 1980s। जो फोर्ड है, फोर्ड कंपनी ने इसको 1980 में APQP की सबसे पहले हैंडबुक पब्लिश करी थी। और जो करंट जो AIG APQP का जो मैनुअल है वो सेकंड एडिशन चल रहा है जो कि 2008 में पब्लिश हुआ था। तो पर्पस ऑफ APQP का पर्पस क्या होता है इसको जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू IIG द पर्पस ऑफ APQP इज टू प्रोड्यूस अ क्वालिटी प्लान विच विल सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट विल सेटिस्फाई द कस्टमर थ्रू टाइमली कंप्लीशन ऑफ रिक्वायर्ड गोल्स विद मिनिमल और नो क्वालिटी इशू। मतलब AIG के APQP के अकॉर्डिंग एक क्वालिटी प्लान को तैयार करा जाता है जिससे कि हम पार्ट का डेवलपमेंट और सर्विस को जो है तैयार करते हैं जो कि हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई करे और जिसके अंदर हमारा टाइम प्लान भी कम लगे और हमारी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हो। ये हमारा पर्पस होता है APQP का। और जो AIG है AIG की फुल फॉर्म ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप होती है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। What is quality planning? Quality planning क्या होती है? It is a systematic approach to understand the customer requirement and to ensure that all the requirements are met। मतलब कि ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है कि हमें कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी को समझ में आ चुकी है और जितनी भी हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर सकते हैं। इसको हम क्वालिटी प्लानिंग कहते हैं। वाई प्लानिंग इज रिक्वायर्ड? प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? आइडेंटिफाई वेज टू इम्प्रूव, मतलब किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इसको ढूंढने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। मीन्स ऑफ ट्रैकिंग एंड चेकिंग, मतलब क्वालिटी या जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी ट्रैकिंग एंड चेकिंग के लिए हम प्लानिंग करते हैं। कंटीजेंसी प्लानिंग के लिए हम करते हैं। एंटिसिपेट प्रॉब्लम इन एडवांस, मतलब कोई जो अगर समस्या है तो उसको पहले ही हम समाधान के लिए इसको करते हैं। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को कम करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए हम प्लानिंग करते हैं। साइकिल टाइम को कम करने के लिए हम उसको प्लानिंग करते हैं। बेटर कम्युनिकेशन, ये बेटर कम्युनिकेशन हमारी सप्लायर के साथ और कस्टमर के साथ हो सकती है, इसको सुधारने के लिए भी हम प्लानिंग करते हैं। डू इट राइट फर्स्ट टाइम, पहली बार में ही सही करें, इसके लिए हम करते हैं। ऑन टाइम आउटपुट्स, रिडक्शन इन फ्यूचर डिफेक्ट्स, मतलब कि फ्यूचर डिफेक्ट्स को कम करने के लिए और PPM को कम करने के लिए भी हम प्लानिंग करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा इंपॉर्टेंट है APQP में। व्हाट इज 1, 10 एंड 100 रूल? 1, 10, 100 का रूल क्या होता है? द 1, 10, 100 रूल स्टेट दैट द प्रोडक्ट और सर्विस मूव थ्रू द प्रोडक्शन सिस्टम द कॉस्ट ऑफ करेक्टिंग एरर मल्टीप्लाइज बाय 10। मतलब कि एक पार्ट को बनाने के टाइम पे जो कॉस्ट आती है अगर उसमें करेक्शन करते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे इस फिगर के अंदर एक पार्ट को बनाने के लिए जो हमारी कॉस्ट आई, जो मटेरियल की कॉस्ट लगी वो 1 रुपया लगी जब हमने शुरुआत में मटेरियल बनाया। जब हम इस कंडीशन में जब हमने कस्टमर को देंगे तो हमारे को 1 रुपया उसकी कॉस्ट पड़ेगी। और एरर इज डिटेक्टेड एट बिलिंग स्टेज, अगर कोई उसकी बिलिंग स्टेज के टाइम पे जब हम मटेरियल डिस्पैच कर रहे हैं उस टाइम पे अगर उसके अंदर हमारे को कोई एरर मिल गई तो जो हमारे को उसको सेग्रीगेशन करना, उसके अंदर से रिजेक्शन निकालना, छटाई करना, इसमें जो कॉस्ट लगेगी और जो मटेरियल रिजेक्ट होगा तो वो जो हमारा 1 रुपये की कॉस्ट थी वो 10 रुपये पर चली गई। इस तरीके से ये 10 रुपये हो गई। और अगर जब ये हमारी एरर है जो हमारे कस्टमर एंड पे जब डिटेक्ट होगी तो कस्टमर एंड पे एक इंस्पेक्टर जाएगा, वहाँ पे मटेरियल को चेक करेगा, कस्टमर हमारा मटेरियल रिजेक्ट कर देगा, वहाँ पे इसको स्क्रैप भी वो कर सकता है, तो उसकी कॉस्ट हमारी 100 रुपये हो जाएगी। तो इसलिए ही हम APQP करते हैं
ताकि जो हमारी कॉस्ट है वो 1 रुपया ही रहे, उसकी कॉस्ट ज़्यादा ना बढ़े, मतलब रिजेक्शन कस्टमर एंड पे या हमारे इन हाउस में रिजेक्शन कम हो, ताकि कॉस्ट कम हो, इसलिए हम APQP करते हैं। डिससेटिस्फाइड कस्टमर शेयर द एक्सपीरियंस विद अदर, द कॉस्ट इज ₹1000। और अगर हमारा कस्टमर अगर डिससेटिस्फाइड होगा तो वो दूसरे कस्टमर को भी यही कहेगा कि इसका मटेरियल ख़राब है, इससे मटेरियल ना ले, तो ये कॉस्ट हमारी ₹1000 तक पड़ जाती है। इस कारण हम ये APQP करते हैं, 1-10-100 रूल, ताकि हम प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व आउट कर दें और हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए हम इसका APQP का यूज़ करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। वट ऑब्स्टेकल गेट्स ऑन द वे ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के टाइम पे क्या क्या हमारे को ऑब्स्टेकल या मतलब समस्याएं आ सकती है। लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट, मतलब हमारा मैनेजमेंट ठीक ढंग से कमिटमेंट ना करे और डिसिप्लिन ना हो, और प्रायोरिटी जो है हमारे मैनेजमेंट की और हमारे सिस्टम की कोई प्रायोरिटीज़ सेट ना हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही क्लियर ना हो। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मतलब कि क्या जवाब देना है, किसको जवाब देना है, कौन किसको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाब देने की, ऐसी कोई अकाउंटेबिलिटी ही ना हो। लैक ऑफ फेथ इन सिस्टमेटिक अप्रोच, हमारे जो पर्सन है कंपनी के उनके अंदर फेथ ही ना हो। पर्सनल ईगो हो, मतलब कोई बंदा किसी से पर्सनल ईगो के कारण काम ना करे, तो ये हो सकता है। लैक ऑफ टीम स्पिरिट, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज, मतलब इस तरीके के जो है नॉन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ये सारे के सारे हमारे प्लानिंग के टाइम पे ऑब्स्टेकल्स होते हैं। तो इसको हमें पहले ही कम कर देना चाहिए या बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, और ये इस तरीके के ऑब्स्टेकल तो हमारी कंपनी में होने ही नहीं चाहिए, इसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो नेक्स्ट स्लाइड। प्राइमरी स्टेप्स बिफोर स्टार्टिंग APQP को शुरू करने से पहले जो प्राइमरी जो स्टेप होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मतलब इसको स्टार्टिंग से पहले ही हमें ये सारे के सारे स्टेप्स कर लेने चाहिए। ऑर्गेनाइज द टीम, हमें APQP के लिए एक टीम को ऑर्गेनाइज करना होता है, जिसके अंदर क्रॉस फंक्शनल टीम हो सकती है, और मेंबर्स ऑफ क्रॉस फंक्शनल टीम जो है वो हमारे इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, मटेरियल, सेल्स, सर्विस, सप्लायर और कस्टमर भी हमारे इस टीम का हिस्सा हो सकते हैं। डिफाइन द स्कोप, टीम मस्ट मीट टू डिसाइड प्रोजेक्ट टीम लीडर देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर रिक्वायरमेंट, मतलब हमारा स्कोप क्लियर होना चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट का टीम लीडर कौन होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, हमारे कस्टमर कौन कौन है और हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट इसमें हमारी क्लियर होनी चाहिए। टीम टू टीम, इस्टेब्लिश लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर इन हाउस टीम एंड कस्टमर टीम व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब अगर हमारे इन हाउस टीम और कस्टमर या सप्लायर के साथ हमारा कम्युनिकेशन हमारा टीम टू टीम होना चाहिए। ट्रेनिंग्स, और हमारे को APQP स्टेज पे आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि अगर किसी पर्सन को हमारी टीम में अगर ट्रेनिंग की नीड है, 5 कोर टूल, 7QC टूल या 8D, मतलब जिस भी ट्रेनिंग की नीड है, तो उस ट्रेनिंग की नीड को TNI ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन से फाइंड करना है और उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। कस्टमर एंड सप्लायर इन्वॉल्वमेंट और आइडेंटिफिकेशन ऑफ इशू विच नीड्स इंटरेक्शन विद कस्टमर सप्लायर एंड देयर रिजोल्यूशन, मतलब हमारे कस्टमर सप्लायर की इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए। ये इन्वॉल्वमेंट इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारे कस्टमर और सप्लायर को कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसका रेजोल्यूशन भी हम APQP टाइम पे ही कर दें। और इसके आगे हैं साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग, हमें कंकरेंट फेसेस रिप्लेस सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ फेस सेव टाइम, मतलब साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग वो होती है जैसे कि जो हमारे 5 फेस होते हैं, 5 फेस में इसके अंदर ये होता है कि अगर हमारा फेस 1 है, फेस 1 के ख़त्म होने से पहले ही हम फेस 2 का स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे ही फेस 2 का ख़त्म होने से पहले हम फेस 3 का हम स्टार्टिंग कर देते हैं। इसमें पैरेलल अप्रोच चलती है, मतलब कि हम टाइम को सेव करने के लिए फेस 1 पूरा ख़त्म होने से पहले ही उसमें फेस 2 को चालू कर देते हैं, इससे हमारा टाइम सेविंग होती है। साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग हम करते हैं। कंट्रोल प्लान, जैसे कि हमारे कंट्रोल प्लान होते हैं प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन, इन तीनों स्टेजेस को हम इसमें प्राइमरी स्टेप के अंदर इसको डिफाइन करते हैं। कंकरेंट रेजोल्यूशन, जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन और किस किस पर्सन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अंदर कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हमको पहले ही रेजोल्यूशन कर लेना चाहिए। प्रोडक्ट क्वालिटी टाइमिंग प्लान, हमारे को एक टाइमिंग प्लान बनाना चाहिए। प्लान्स रिलेटिव टू टाइमिंग चार्ट, और एक टाइमिंग चार्ट हमारा होना चाहिए, उसमें क्या क्या प्लान है, किस किस टाइम प्लान के अकॉर्डिंग बनेगा, वो सारे सारा हमारा पहले ही डिफाइन हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग टाइम चार्ट, ये हमारा टाइमिंग चार्ट है। इसके अंदर हमारे 5 स्टेप्स दे रखे हैं, जो हमारे APQP की जो 5 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, ये हमारे स्टेजेस हैं।
जैसे हमारी पहली स्टेज है प्लान एंड डिफाइन द प्रोग्राम। सेकंड जो है वो हमारी प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इस स्टेज पे हम प्रोडक्ट का डिज़ाइन और डेवलपमेंट करते हैं। और इसके बाद जो है वो है हमारा प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। वेरिफिकेशन, ये जो दोनों हमारी स्टेज है ये हमारी वेरिफिकेशन की स्टेज है। इस स्टेज के अंदर हमारा पीपैप का प्रोटोटाइप और पायलट लोड जो है, पीपैप जो है हमारा प्रोटोटाइप लॉन्च होता है। और इसके बाद जो है प्रोसेस डिज़ाइन के बाद हम अपना पायलट लोड हमारा कस्टमर को भेजते हैं। इसके बाद जो है वो है हमारा प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन। जब हमारे वेरिफिकेशन हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन का स्टेप आता है। और इसके बाद जो है वो है हमारा फीडबैक, असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। इसके अंदर हम फीडबैक लेते हैं और जो भी हमारे इन चारों स्टेप में जो भी अगर प्रॉब्लम आई है तो उसके लिए हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। और जो हमारा पांचवा जो है ये हमारे इन चारों के साथ में ही चलता है रेगुलर। फिफ्थ स्टेप हमारे इन चारों स्टेप के साथ रेगुलर चलता है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में इसको अच्छे से हम आगे में समझते हैं। 5 फेसेस और एपीक्यूपी। एपीक्यूपी कौन कौन से 5 फेज होते हैं वो है, फेज़ 1 में जो होता है वो होता है हमारा प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम, जिसमें हम प्लान एंड डिफाइन करते हैं। सेकंड जो होता है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर हम प्रोडक्ट का डिज़ाइन डेवलप करते हैं। इसका फेज़ 3 जो होता है वो हमारा प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। जब हमारा प्रोडक्ट का डिज़ाइन जब डेवलप हो जाता है तो हम उसके बाद प्रोसेस का डिज़ाइन डेवलप करते हैं। फेज़ 4 के अंदर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, जो हमने डिज़ाइन जो करे इसका हम वैलिडेशन करते हैं फेज़ 4 के अंदर। फेज़ 5 जो है वो हमारा है फीडबैक, असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। फिफ्थ फेज़ के अंदर हम फीडबैक लेते हैं, असेसमेंट लेते हैं और करेक्टिव एक्शन लेते हैं। ये जो फिफ्थ फेज़ है इन चारों फेज़ के साथ ही चलता है। बेनिफिट्स ऑफ एपीक्यूपी। एपीक्यूपी के क्या क्या बेनिफिट होते हैं? अब कॉमन अप्रोच थ्रू आउट सप्लाई चेन। पूरे सप्लाई चेन के अंदर जो हमारा ये कॉमन अप्रोच चलती है। बेटर कस्टमर सप्लायर कम्युनिकेशन, हमारे सप्लायर और कस्टमर से हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बेटर होती है और हम एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को समझ पाते हैं। रेड्यूस नॉन वैल्यू एडेड टाइम एंड कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, मतलब जो नॉन वैल्यू एडिड टाइम है जो हमारे एपीक्यूपी स्टेज पे ही हम उसको डिफाइन कर लेते हैं और उसको हम कम कर देते हैं ताकि हमारी कॉस्टिंग भी कम हो और हमारा टाइम भी सेविंग हो। इंक्रीज सक्सेस ऑन मीटिंग टारगेट क्वालिटी इन ऑल एरियाज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और इससे हमारी क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी बढ़ती है और प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल भी बढ़ता है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन एपीक्यूपी इज डन। एपीक्यूपी हमें कब करना चाहिए? फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए हमें एपीक्यूपी करना चाहिए। और अगर हमारे कोई बड़े चेंजेस हो रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई बड़ा चेंज हो रहा है तो भी हमें एपीक्यूपी करना चाहिए। तो चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा फेज़ 1 क्या है? प्लान एंड डिफाइन। अब पांचों फेज को समझ लेते हैं। प्लान एंड, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अंडरस्टैंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। फेज़ 1 के अंदर हम अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझते हैं और टू एस्टेब्लिश डिज़ाइन इंटेंट, और डिज़ाइन का एक इंटेंट इस्टेब्लिश हम करते हैं। जो हमारे फेज़ 1 के अंदर इनपुट क्या होते हैं और जो उनका आउटपुट क्या होता है उसको समझ लेते हैं। इनपुट जो हम देते हैं वॉइस ऑफ द कस्टमर, मतलब कस्टमर की क्या वॉइस है जिसमें हमारे मार्केट रिसर्च, हिस्टोरिकल, वारंटी, क्वालिटी, टीम एक्सपीरियंस, ये सारा आ जाता है। बिजनेस प्लान एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट प्रोसेस बेंचमार्क डाटा, प्रोडक्ट प्रोसेस एजम्पशन, कस्टमर इनपुट, सर्विस, ये सारे हमारे फेज़ 1 के इनपुट होते हैं। और जो हमारा फेज़ 1 से जो आउटपुट निकलता है वो आता है डिज़ाइन गोल्स आते हैं, रिलायबिलिटी ऑफ क्वालिटी गोल्स, प्रिलिमिनरी बिल्स ऑफ मटेरियल, प्रिलिमिनरी प्रोसेस फ्लो चार्ट, प्रोडक्ट एश्योरेंस प्लान, ये सारे हमारे आउटपुट आते हैं फेज़ 1 के। और एक बात और, जो हमारे फेज़ 1 का जो आउटपुट है वो हमारा फेज़ 2 का इनपुट हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारा फेज़ 2 का जो आउटपुट है वो फेज़ 3 का इनपुट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। फेज़ 2 प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव टू डेवलप डिज़ाइन फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक इनटू नियर फाइनल फॉर्म, शुड कंसाइडर ऑल डिज़ाइन फैक्टर टू एंश्योर द फाइनल प्रोडक्ट विल सेटिस्फाई द वॉइस ऑफ द कस्टमर। मतलब इसके अंदर हम जो हमारी जो वॉइस ऑफ द कस्टमर जो थी उसको हम समझते हैं और अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइन के अंदर हम उसको डालने की कोशिश करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इन दिस स्टेज। सेकंड फेज़ के अंदर हम DFMEA, प्रोटोटाइप, कंट्रोल प्लान एक्सेट्रा डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो आगे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको आने वाले टाइम पे ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे। तो नेक्स्ट, इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ फेज़ 2। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो हमारे फेज़ 1 का जो आउटपुट है वो फेज़ 2 के इनपुट हो जाएंगे। तो आउटपुट ऑफ फेज़ 2 क्या है?
फेज़ 2 के अंदर हमारा DFME आता है, डिज़ाइन वेरिफिकेशन आ गया, प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान आ जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन, मटेरियल स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन चेंज, गेज टेस्टिंग, इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, इस तरीके के कई सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे फेज़ 2 के अंदर आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। फेज़ 3 प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इसका हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एंड रिलेटेड कंट्रोल प्लान टू अचीव क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्वालिटी प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, कॉम्प्रिहेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम डेवलप करना होता है। तो स्टेज में जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो हमारे प्रोसेस फ्लो चार्ट, पैकिंग स्टैंडर्ड, PFMEA प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान, वर्क स्ट्रक्चर, MSA स्पेसी एक्सेट्रा, इस सारे के सारे हमारे फेज़ 3 के अंदर आते हैं। तो इसको चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि इनपुट ऑफ फेज़ 3, जो हमारे फेज़ 3 के जो इनपुट है वो हमारे फेज़ 2 के जो आउटपुट्स है वो हमारे फेज़ 3 के इनपुट हो जाएंगे। तो आउटपुट ऑफ फेज़ 3 क्या होंगे, वो हमारे, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोसेस फ्लो चार्ट, सिस्टम रिव्यू, PFMEA प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान, वर्क स्टेशन, वर्क स्टैंडर्ड, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, SPC पैकिंग स्टैंडर्ड, ये सारे हमारे फेज़ 3 के अंदर आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। फेज़ 4 प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन। इसका ऑब्जेक्टिव है टू वैलिडेट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थ्रू द एवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ट्रायल रन। प्रोडक्शन ट्रायल रन करने के जो PPAP स्टेज जो होती है हमारी प्रोडक्शन ट्रायल रन से हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को वैलिडेट करना कि हमारा प्रोसेस सही है, प्रोडक्ट और प्रोसेस डिजाइन सही है कि नहीं है, वो हम इस स्टेज में करते हैं। इस स्टेज में जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो PPAP और कंट्रोल प्लान होते हैं। तो आइए इसको ब्रीफ में और देखते हैं। इनपुट ऑफ फेज़ 4, जो फेज़ 4 का जो हमारा इनपुट है वो जो है वो हमारे आउटपुट ऑफ फेज़ 3 जो है वो उसका इनपुट होगा। तो आउटपुट ऑफ फेज़ 4 क्या हुआ हमारा, प्रोडक्शन ट्रायल रन, MSA, कैपेबिलिटी रिजल्ट, PPAP कंट्रोल प्लान, पैकिंग, क्वालिटी प्लानिंग, साइन ऑफ, ये सारे हमारे फेज़ 4 के आउटपुट होते हैं। तो इसके नेक्स्ट है जो है वो हमारा फेज़ 5 फीडबैक, असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन टू रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ टोटल क्वालिटी प्लानिंग सिस्टम आउटपुट टू इनिशिएट इंप्रूवमेंट एक्शन। इस स्टेज के अंदर हम अगर कोई भी हमारे को करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत होती है इन चारों फेज़ में, तो उसका हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं और उसका इफेक्टिवनेस को हम इस फेज़ में चेक करते हैं। और ये जो हमारा 5th फेज़ जो है ये हमारे चारों फेज़ के साथ कंबाइंड पैरेलली चलता रहता है। तो ये हमारा एपीक्यूपी स्टडी यहीं पर ख़त्म होती है।